गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अतिचालक पदार्थों के लिए हमने जो अतिचालकता का गुणधर्म है उसका जस्टिफिकेशन बीसीएस ने, बार्डिन, कूपर एंड श्राइफर, जो 3 साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये मानकर किया कि जब पदार्थ अतिचालक अवस्था में ट्रांजिशन करता है तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल स्टेट के, वो फोनोन के माध्यम से इंटरैक्ट होकर कूपर युग्म का निर्माण करते हैं। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंडेंस्ड स्टेट में रहते हुए एक फोनोन के माध्यम से इंटरैक्ट करते हुए एक पेयर का निर्माण करते हैं जिसे कूपर पेयर कहा जाता है। तो और ये कूपर पेयर जैसे ही एनर्जी इनको दी जाती है, जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इनका बॉन्डिंग जो होगी वो टूटती चली जाएगी और ये वापस नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होते जाएंगे। तो वही बात है कि थर्मल एनर्जी के रूप में जब एनर्जी दी जाती है तो एक टेम्परेचर टीसी के बाद सभी सुपर इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं और पदार्थ नॉर्मल स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं ऊर्जा अंतराल का अस्तित्व। जो बीसीएस ने जिन चीज़ों को अपनी थ्योरी में आधार माना था उसी में नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी गैप। तो देखिए, अतिचालक पदार्थ में मुक्त अवस्था के इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा तथा अतिचालक इलेक्ट्रॉन्स की युग्मित अवस्थाओं में ऊर्जा, क्योंकि अतिचालकता की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या पेयरिंग कंडीशन में रहते हैं, युग्मित अवस्था में रहते हैं। तो उन नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो एनर्जीज हैं उनका डिफरेंस फर्मी लेवल के आसपास के ऊर्जा अंतराल के रूप में प्रेक्षित होता है। तो वो जो अंतराल होता है दोनों के बीच में वो लगभग कहाँ आता है, फर्मी तल के आसपास के ऊर्जा अंतराल के अप्रोक्सीमेट ही वो अंतराल भी होता है। तो फर्मी तल के आसपास स्थित ऊर्जा अंतराल के ऊपर सामान्य चालक इलेक्ट्रॉन की अवस्थाएं होंगी तथा नीचे सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स होती हैं। बीसीएस सिद्धांत के अनुसार 0 से टीसी ताप परास में अतिचालक अवस्था में कई मूल इलेक्ट्रॉन स्तर और उत्तेजित स्तर होते हैं। बीसीएस थ्योरी की हम बात करें तो 0 से लेकर टीसी टेम्परेचर रेंज में अतिचालक अवस्था में कई मूल इलेक्ट्रॉन्स स्तर होंगे और एक्साइटेड लेवल्स भी होंगी। यह माना जाता है कि कूपर युग्म इन स्तरों में निश्चित कला संबद्धता के साथ कंडेंस्ड अवस्था में रहते हैं। क्योंकि 0 से टीसी टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट आ जाती है और इस स्टेट में कई मूल इलेक्ट्रॉन स्तर भी होंगे, मतलब कुछ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं वैसे वैसे नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ट्रांजिशन होता है और 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सभी नॉर्मल स्टेट्स सुपर कंडक्टिंग या हम कहें एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब 0 से टीसी के बीच की हम बात कर रहे हैं तो दोनों स्टेट्स हमें देखने को मिलेंगी। तो यह माना जाता है कि कूपर युग्म इन स्तरों में निश्चित जो ये लेवल्स है इन लेवल्स में एक कोहेरेंट कंडीशन में होंगे, निश्चित कला संबद्धता के साथ कंडेंस्ड स्टेट में पाए जाते हैं। कंडेंस्ड स्टेट क्योंकि पेयरिंग हो गई है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में जो एक इंटरेक्ट करते हुए एक पेयर का निर्माण कर रहे हैं और टेम्परेचर को हम एक निश्चित तापमान से कम रख रहे हैं, तो यहाँ पर कंडेंस्ड स्टेट पाई जाती हैं। और जिस तरह से बोस-आइंस्टीन स्टेट्स में बोस कंडेंसेशन की हम बात करते हैं तो वही कंडेंसेशन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, बिकॉज फर्मियोन्स जो ये कूपर पेयर्स हैं, ये कूपर पेयर्स किसको फॉलो करते हैं, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों स्तरों के बीच में एक ऊर्जा अंतराल पाया जा रहा है जो कि लगभग फर्मी तल के आसपास के अंतराल के बराबर होता है। फोर्थ देखिए, संबद्धता लंबाई या कोहेरेंस लेंथ क्या होती है कि बीसीएस सिद्धांत के अनुसार जो ये कूपर युग्म बना है इलेक्ट्रॉन्स का, ये जालक स्कैटरिंग से या जालक प्रकीर्णन से लगभग मुक्त होता है। मतलब कि जब ये गति करता है मटेरियल के अंदर तो यह जालक से इंटरेक्ट नहीं करता है, जालक आयन से प्रभावित नहीं हो रहा है। ये सिंपली बिना इंटरेक्शन करे, बिना प्रकीर्णित हुए जालक के अंदर स्मूथली मूव करता है, जिस दूरी तक कूपर युग्म अपना वर्चस्व बनाए रखता है। अब ये देखने वाली बात है कि यह कितनी दूरी तक, कितनी डिस्टेंस तक अपनी इस इंटरेक्शन फ्री मोशन को
कंटेन रख पाता है या इस बिना इंटरेक्ट करे ये जालक में कितनी दूरी तक मूव कर सकता है, तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं संबद्धता लंबाई या कोहेरेंस लेंथ। अति चालकता अवस्था में इसकी लंबाई लगभग आती है 10⁻⁻6 मीटर। तो लगभग माइक्रोन मीटर की डिस्टेंस तक कूपर पेयर अपनी जो ये वर्चस्व है, अपना कूपर पेयर है, इसको मेंटेन रख पाता है। फिर देखिए बीसीएस सिद्धांत की मुख्य उपलब्धियां। क्रांतिक ताप टीसी की वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट करी 1.14 एच क्रॉस अपॉन के बी ओमेगा डी एक्सपोनेंशियल -1/n0v। यहाँ पर एच क्रॉस ओमेगा डी फोनोन की ऊर्जा है, फोनोन की एनर्जी है। n0 एकल प्रचक्रण का अध्यासन के लिए इलेक्ट्रॉनीय स्तरों का घनत्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स का डेंसिटी है n0, जिसमें कि सिंगल स्पिन मतलब एक ही डायरेक्शन वाले स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सके, भर सके वो लेवल्स, उन लेवल्स का घनत्व हो गया। v बीसीएस सिद्धांत का इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया का प्राचल है कि कितनी स्ट्रेंथ की अन्योन्य क्रिया उनमें होगी, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी या हम कहें कि उसकी जो अर्थात कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो अन्योन्य क्रिया हो रही है, वो कितनी मजबूती के साथ हो रही है, कितने फोर्सफुली या कितनी बॉन्डिंग है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वो डिपेंड करेगा कि अन्योन्य क्रिया कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ये हम इसको दे रहे हैं वी से। ऊर्जा अंतराल ईजी, ईजी इक्वल्स टू होता है 2 डेल्टा नोट। यहाँ पर डेल्टा इसकी जो वैल्यू हम पुट करेंगे और इसका जो आएगा फैक्टर दैट इज 4 एच क्रॉस ओमेगा डी एक्सपोनेंशियल 1/n0v। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखें, तो ये लगभग आता है 3.5 kBTC। जो थर्मल एनर्जी है क्रांतिक ताप के ऊपर kBTC, इसका 3.5 मल्टीपल ऊर्जा अंतराल की वैल्यू आती है। अब देखिए जोसेफसन इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो कि 1962 में ब्रायन जोसेफसन ने ऑब्जर्व किया था, जिसके लिए उन्हें 1975 में फिजिक्स नोबेल प्राइज भी अवार्ड हुआ था। तो देखिए, जब क्रांतिक ताप से कम ताप पर दो अतिचालक पदार्थों को अत्यल्प पतली कुचालक फिल्म से पृथक किया जाता है। क्या किया, इसमें दो अतिचालक पदार्थ लिए जो कि अतिचालक कंडीशन में है, स्टेट में है, मतलब कि उनका टेम्परेचर लेस देन TC है। उस स्टेट में उनको एक बहुत ही पतली कुचालक फिल्म से पृथक कर दिया गया, जिससे तो क्या देखने को मिला कि एक अतिचालक से दूसरे अतिचालक की ओर बिना विभवांतर आरोपित करे दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। तो जोसेफसन ने ऑब्जर्व किया कि हमने बाहरी रूप से कोई भी विभवांतर, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, इसके बावजूद भी दोनों अतिचालकों में दिष्ट धारा का मोमेंट देखने को इनको मिला। यह धारा कुचालक फिल्म के गुणधर्म पर निर्भर करती है। इस प्रभाव को सर्वप्रथम ब्रायन जोसेफसन ने देखा। अतिचालक, कुचालक और अतिचालक संधि, ये जो एक जंक्शन बन गई, कौन सी जंक्शन बनी? सबसे पहले एक सुपर कंडक्टर है, फिर इंसुलेटर है और अगेन देन सुपर कंडक्टर है। तो ये जो जंक्शन बनी, इस जो जंक्शन को क्या कहते हैं? जोसेफसन जंक्शन कहते हैं। तो देखिए डायग्राम से देखिए, ये जोसेफसन संधि है जो कि कुचालक पदार्थ से मिलकर बनी है, और अतिचालक फर्स्ट और अतिचालक सेकंड इस संधि के, इस जंक्शन या इस कुचालक फिल्म के द्वारा अलग हो रहे हैं। तो देखिए, जब अतिचालक पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से कम ताप तक ठंडा किया जाता है तो देखिए, जब अतिचालक पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जाता है तो वह अतिचालक स्टेट में पहुंच जाता है। अतिचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के द्वारा कूपर पेयर्स का निर्माण करते हैं, और ये जो कूपर युग्म होते हैं ये क्वांटम वेव्स के फॉर्म में कंडेंस्ड हो जाते हैं। ये जो कूपर युग्म बने इलेक्ट्रॉन्स के, ये किसकी फॉर्म में रहते हैं? क्वांटम वेव्स की फॉर्म में कंडेंस रहते हैं। अर्थात ये जो वेव्स होती हैं, क्वांटम वेव्स, ये किसके फॉर्म में मूव करेंगी? अब फोनोन्स की फॉर्म में मूव करेंगी, क्योंकि हमने देखा था कि जब इंटरेक्शन होता है तो लैटिस में क्या होता है? वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है, लैटिस आयन वाइब्रेशन करना शुरू करता है, और वो जो वाइब्रेशनल क्वांटा होता है दैट इज कॉल्ड फोनोन
यदि दो अतिचालकों के बीच में नैनोमीटर कोटि की कुचालक पतली फिल्म रख दी जाए, हमने बहुत अत्यल्प मोटाई की रखी है, तो इसकी कितनी मोटाई है, 10⁻⁹ या नैनोमीटर। ठीक है, तो क्या होता है इसमें टनलिंग इफेक्ट, जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं, टनलिंग इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अतिचालकों के बीच में हमने एक कुचालक फिल्म रख रखी है, इसके बावजूद भी जो क्वांटम वेव्स होंगी कूपर युग्म की, ये क्वांटम वेव्स इस कुचालक फिल्म को क्रॉस करके एक साइड से दूसरी साइड में मूव करेंगी, और दैट इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। लेकिन ये जो क्वांटम वेव्स होंगी, ये जो मोटाई है इसकी कुचालक फिल्म की, इसके साथ साथ चरघातांकीय रूप से इनकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि सेम इंटेंसिटी के साथ ये दूसरी साइड में हमें देखने को मिलेंगी, बल्कि इनकी इंटेंसिटी मोटाई के साथ साथ चरघातांकीय रूप से कम होती चली जाती है। तो देखिए, टनलिंग इफेक्ट के कारण क्वांटम तरंगों के कुचालक परत से पारगमित होने की पूरी संभावना रहती है। कुचालक परत के दोनों तरफ के कूपर युग्म से संबद्ध क्वांटम तरंगों के तरंग फलनों के आयाम कुचालक के अंदर चरघातांकीय रूप से घटते हैं, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकली ये तो पॉसिबल है कि हमें एक साइड से दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, क्वांटम वेव्स जारी हैं, तो जब मूव कर रही हैं तब वो किसकी फॉर्म में मूव करती हैं, वेव्स की फॉर्म में। लेकिन जब वो इंटरेक्ट करती हैं तो किसकी फॉर्म में इंटरेक्ट करती हैं, पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो देखिए, यदि कुचालक परत की मोटाई यथेष्ट है, मतलब इतनी कम है कि उनकी इंटेंसिटी दूसरी साइड में आने पर कुछ प्रॉपर वैल्यू हमें देती है, तो तरंग फलन क्या करेंगे, अतिव्यापित होंगे। दोनों ही तरंग फलन आपस में मिलेंगे तो उनका अतिव्यापन होगा और स्टेशनरी वेव्स या अप्रगामी तरंगों का निर्माण होगा। इस प्रकार कुछ कूपर युग्म कुचालक परत से पारित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अतिचालकों के बीच बिना विभवांतर आरोपित किए दिष्ट धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जब तरंग क्वांटम वेव्स एक साइड से दूसरी साइड में कुचालक परत को पार करके पारगमित होती है तो अप्रगामी तरंगे बनती हैं, और कुछ कूपर युग्म कुचालक परत से पार हो जाते हैं। तो हमने बताया कि जब मूव कर रहे हैं, जब वो क्रॉस कर रहे हैं, तो किसकी फॉर्म में कर रहे हैं, क्वांटम वेव्स की फॉर्म में, और जब वो इंटरेक्ट करेंगे दूसरी साइड में पहुंचेंगे तब किसकी फॉर्म में पहुंचेंगे, पार्टिकल्स की फॉर्म में। यह दिष्ट धारा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, इसका मतलब करंट फ्लो हो गई, क्योंकि करंट क्या होती है, चेंज इन द चार्ज पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि धारा का प्रवाह हो रहा है। तो अतिचालकों के बीच में बिना विभवांतर आरोपित किए दिष्ट धारा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। यह दिष्ट धारा जोसेफ्सन संधि के दोनों तरफ के कूपर युग्मों के तरंग फलनों के कलांतर फाई के साइन के समानुपाती होती है। तो ये जो डीसी करंट होगी, आई डीसी, ये दोनों साइड के कूपर युग्मों के जो तरंग फलन है, वेव फंक्शन है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, दैट इज फाई, तो ये साइन फाई के प्रोपोर्शनल होती है आई डीसी। तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं वो आई मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम करंट को शो करता है, और यह जो आई मैक्सिमम होती है ये परत की मोटाई पर निर्भर करेगी। जितनी कम मोटाई होगी उतनी ज़्यादा आई मैक्सिमम होगी। उदाहरणार्थ जैसे हम बात करें तो नायोबियम ऑक्साइड और नायोबियम, यहाँ पर नायोबियम दोनों साइड के जो नायोबियम है दैट इंडिकेट्स द सुपर कंडक्टर्स, एंड नायोबियम ऑक्साइड इंडिकेट्स द इंसुलेटर फिल्म। तो इस संधि के लिए अधिकतम दिष्ट धारा की वैल्यू जो ऑब्टेन करी गई वो है 1 माइक्रो एम्पियर से लेकर 1 मिली एम्पियर के बीच में। अब यदि जोसेफ्सन संधि पर एक नियत वोल्टेज, अब देखिए ये तो हो गया जो बात हमने अभी तक करी है, दैट इज डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। अब हम बात करते हैं एसी जोसेफ्सन इफेक्ट की। अगर हम संधि के ऊपर एक नियत वोल्टेज V आरोपित कर देते हैं तो तरंग फलनों का कलांतर फाई समय के सापेक्ष निम्न दर से घटता है। अगर हमने संधि के जोसेफ्सन संधि के ऊपर V वोल्टेज अप्लाई किया है तो डी फाई अपॉन डी टी हमें देखने को मिलता है 2E अपॉन एच इंटू वी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जोसेफ्सन ने ऑब्टेन किया कि डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू जो कलांतर है दोनों आयामों के बीच में, दोनों साइड के जो सुपर कंडक्टर्स हैं उनके जो तरंग फलन है उनके कलांतर है उनका फाई, और उस फाई के बीच जो समय के सापेक्ष परिवर्तन है उसमें उसकी वैल्यू ऑब्टेन करी 2E अपॉन एच इंटू वी। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये जो कलांतर में चेंज है समय के साथ, यह
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? केवल ई के ऊपर, एच के ऊपर और वी के ऊपर, अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर। ना ही तो यह अतिचालक के आकार के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही ये कुचालक परत की मोटाई पर निर्भर करता है और ना ही अतिचालक के भौतिक गुणधर्मों पर निर्भर कर रहा है। तो इसके जो हमने जो ऑब्जर्वेशन देखे या मुख्य उपयोग हैं जोसेफ्सन इफेक्ट के, वो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति का मापन करके आरोपित वोल्टता का प्रिसाइज मापन किया जा सकता है। इस प्रभाव को एक वोल्ट की मानक परिभाषा के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर आरोपित वोल्टेज की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, d∅/dt इक्वल्स टू 2E/h इंटू वी। तो यहाँ पर v की प्रिसाइज वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाई कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC करंट। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसमें हमें कलांतर फाई की वैल्यू पता चलेगी। इसी तरह देखिए, मानक वोल्टता आरोपण के द्वारा इस प्रभाव को फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज की। तो हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वोल्टेज आरोपित करें तो इससे हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रभाव से E/h का मान परिशुद्धता से मापन किया जा सकता है। जोसेफ्सन प्रभाव को बहुत ही एक्यूरेट मैग्नेटोमीटर के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। इस उपकरण को स्क्विड कहते हैं। तो स्क्विड जो होता है वो क्या होता है? सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, जिससे हम पदार्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट लेते हैं। इससे 10⁻21 टेस्ला मान तक के चुंबकीय क्षेत्र को एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जा सकता है। तो स्क्विड के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? जोसेफ्सन प्रभाव का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इसके यूजेस हो गए और सुपर कंडक्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स हैं। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे अतिचालक चुंबक हो गया, इन फॉर मेकिंग केबल्स हो गई, एज अ स्विचिंग डिवाइस हो गई, जायरोस्कोप में काम आता है, कुछ जैसे मैग्नेटिक मेजरमेंट्स में काम आएगा, सुपर कंप्यूटर्स में इसका यूज़ होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए सुपर कंडक्टर्स के। तो इसी के साथ हमारा सुपर कंडक्टर्स टॉपिक पूरा कंप्लीट है आज। और आई थिंक हमारी जो सॉलिड स्टेट का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर्ड हो चुका है। अगर कुछ रिमेनिंग होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।